इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इंसानी फितरत के करीब तरीन। मगर चंद इस्लाम दुश्मन ताकतें इस मजहब के बुनियादी उसूलों से शायद खाइफ होने की बिना पर एक ऐसे ग्रुप की पुष्ट पनाही करने में मसरूफ हैं जो इस्लाम की शक्ल बिगाड़ कर अपनी मर्जी के दीन का प्रचार करते हैं। इसके असरात से पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहा। उन लोगों के नजरिए के मुताबिक अक़लियतों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। या तो वो अपना मजहब तब्दील करके उनके जत्थे में शामिल हो जाएं या फिर जान से जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान की साख को मुतासर करने के लिए पिछले चंद अदवार में मुख्तलिफ अक़लियतों के अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। एक अरसे तक ये ख्याल आम था कि दीनी मदारस में नफरत अंगेज तालीमात की वजह से शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है। मगर पिछले साल कराची में सानिहा सफूरा गोट में इस्माइली बरादरी के तकरीबन 58 अफराद को बस में सवार होकर मौत के घाट उतारा गया। ये दहशतगर्द किसी मदरसे के तालिबे इल्म नहीं बल्कि कराची के आला तालीमी इदारों यानी कराची यूनिवर्सिटी, NAD इंजीनियरिंग कॉलेज और IBA से वाबस्ता थे। बैनुल अक़वामी तौर पर शोहरत हासिल करने के लिए इस मासूम बरादरी का इंतखाब किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से सफाई का काम शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 80% तक कामयाबी हो चुकी है। अभी तक कोने खुदरे में दहशतगर्द पनाह के लिए बैठे हैं, जिनको नीस्त नाबूद करने में कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी तक मसरूफ़े अमल हैं। हम उसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। पहले देखिए सानिहा सफूरा गोट के हादसे के बारे में। हमारी पाकिस्तानी अवाम की ये बदकिस्मती रही है कि हर महीने कोई ना कोई दिल खराश वाक़या रोनुमा हो जाता है, जिससे तमाम दुनिया के लोगों की रूह कांप उठती है कि पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के दावे ये होते हैं कि उन लोगों ने निशानदेही कर ली है क्रिमिनल्स की, लेकिन नतीजा सिफर निकलता है। दहशतगर्दी की वारदातों में कमी तो नज़र आती है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या ऐसा सामने आ जाता है जो कि भुलाया नहीं जा सकता। तारीख़ में अगर उसका नाम ना लिया जाए तो ये कम नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं सानिया सफूरा की। गुज़िश्ता दिनों जैसा कि आप जानते हैं कि आगा खानी कम्युनिटी की एक बस पे किस तरह से दहशतगर्द घुसे और उन्होंने स्ट्रेट फायर करके तकरीबन 48 लोगों की जानें ले ली। ये है वो पॉइंट जहाँ पे ये दिल खराश वाक़या रोनुमा हुआ। सबसे पहले मैं आपको इस इलाके का महल वकू थोड़ा सा बताती चलूँ कि आया ये एग्जैक्टली है कौन सी जगह। तो हमने जब शहर से ट्रैवल किया तो हम लोग यूनिवर्सिटी रोड से सीधे होते होते सफूरा चौरंगी से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है और ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इलाका आता है गडाब टाउन के अंदर। अब चूँकि टाउन सिस्टम नहीं है तो ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंडर आता है और मलीर कोई एक छोटी जगह नहीं है, बल्कि मलीर के अंदर कई गोट हैं, कई आबादियाँ हैं, गुंजान आबाद इलाके भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो एक मेन रोड है, ये रोड वैसे तो अगर पुलिस की हम बात करें तो ये सच्चल टाउन थाने की हदूद में आती है, लेकिन ये गडाब टाउन का इलाका है और जिस कम्यूनिटी और जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते थे जो कि बस में सवार थे, वो सामने मैं आपको दिखा दूँ अल अजहर गार्डन के नाम से एक पूरी कम्यूनिटी आबाद है इस्माइलीज़ की, आगा खानियों की। आप मेरे बिल्कुल से पीछे देख रहे होंगे कि वो वहाँ पे है। वहाँ से ये लोग ट्रैवल करके रोज़ाना इस रूट पे आते थे। तो ये इस तरफ था और सामने अगर मैं आपको दिखाती चलूँ तो यहाँ से सीधी रोड जो जा रहा है वो जमाली गोट की तरफ एक रोड जा रहा है। जमाली गोट के बाद जो आता है एरिया वो आता है अयूब गोट का इलाका। अयूब गोट के बाद अगर हम देखें तो न्यू कराची का एरिया शुरू हो जाता है और हाईवे भी लिंक कर रहा है। तो आप देखें कि इस रास्ते से अगर हम जा रहे हैं तो बीच में काफ़ी गोट भी आ रहे हैं और मेरे बिल्कुल पीछे इनारा गार्डन है। ये भी आगा खानियों की एक कम्युनिटी है, यहाँ पे आबाद है, ये उन लोगों की बिल्डिंग है। और मेरे राइट हैंड पे जो है ये एक देखें आप बाउंड्री वॉल बनी हुई है और ये पर्टिकुलरली कोई एक कवर्ड एरिया नहीं है, कोई एक आबादी नहीं बनी हुई, बल्कि ये एक गोट है जिसका नाम है शर गोट। और यहाँ पे जो कम्युनिटी आबाद है वो कहा जाता है कि ये मिक्स आबादी है, कोई पर्टिकुलर एक तरह के लोग यहाँ पे आबाद नहीं हैं।
पुलिस एहलकार हैं, इनकी ड्यूटी है, 3-4 हैं और एक पुलिस मोबाइल भी है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उस वक्त थे जब वाक़या हुआ था ये? नहीं, आप नहीं थे। आप कब से हैं पुलिस डिपार्टमेंट में? हमें तो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। सच्चल थाने में ही होते हैं? नहीं, हम अभी आए हैं, 2 महीने हो गए। आप पहले कौन से थाने में थे? पहले तो बहुत मुख्तलिफ थाने हैं। सच्चल थाने में कब से हैं आप? 2 महीने से हैं। 2 महीने से। तो अभी आपकी यहाँ ड्यूटी लगा दी। यहाँ पे किस किस्म के लोग चलते हैं? सारे गरीब तबके के लोग हैं। गरीब तबके के लोग हैं? जी। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे होती है? यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है, मतलब बस आती है? कम आती है। नहीं आती? कम आती है, मोटरसाइकिल वाले रोड टूटा फूटा हुआ है। तो अभी जो इतने सारे बाइकर्स गए, कोई सब गए हैं, तो इसका चेकिंग का टाइम होता है। किस टाइम पे करते हैं? जैसे 11 बजे से 11:30 रात के 11? नहीं, दिन के हाँ। 4 बजे से 6 बजे तक ऐसे होती है। अच्छा, तो आप लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स कुछ नहीं दिया? गाड़ी में दिया है, गाड़ी, हाँ गर्मी है। सही। आप थे यहाँ जब ये हादसा हुआ? नहीं। आप कब से हैं सच्चल टाउन में? मुझे तो हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। आपकी ड्यूटी यहाँ कभी किसी की लगी है इस चौकी में? पहले पुरानी लगती, कभी नहीं लगती। चौकी इंचार्ज कोई है यहाँ? यहाँ इंचार्ज कोई नहीं, सब चौकी पे डिप्यूट करते हैं पुलिस वालों को? नहीं करते, कभी भी नहीं करते। आज मोबाइल जो है आज तक आपकी यहाँ ड्यूटी भी नहीं लगी पिछले 2 सालों में? लगती है, पहले भी लगती थी, अब थोड़ी आस्ते से खत्म हो गई। अभी आपने कहा था 2 सालों में यहाँ नहीं लगी, दैट मीन्स कि इस चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा था, इस एरिया को निगलेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ये लोग ये सोचते होंगे ना कि गुंजान आबाद नहीं है, यहाँ पे किसका गुजर हो रहा है, सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखें इसी वजह से ये होता है। क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि 13 मई को सुबह 9:38 पर यहाँ क्या वाकया रोनुमा हुआ। सुबह 9:22 पर सफूरा अजहर गार्डन से मासूम मुसाफिरों की बस मामूल पर शहर की तरफ रवाना हुई। दहशतगर्द अजहर गार्डन से ही ताक़ुब में थे। तकरीबन 9:38 पर इस्माइली कम्युनिटी की बस सफूरा चौरंगी पर पहुंची। वहां मौजूद देखने वालों ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी में मलबूस 3 125 मोटरसाइकिल सवारों ने चेकिंग के बहाने बस सुनसान मुकाम पर रुकवाई। बस में घुसे क्लीन शेव दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को AK-47 और पिस्तौलों से 4 मिनट तक निशाना बनाया और फरार हो गए। बस के अंदर से SMG और 9mm की 23 गोलियों के खौल मिले। बस को अस्पताल ले जाते हुए ज्यादातर खौल जाया हुए। ये क्राइम सीन है, इसको यहाँ पे सील किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब तक ये लोग जिंदा थे जिनके साथ यहाँ सानिया हुआ, तब तक उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अब जब कोई नहीं रहा तो इस जगह की ही सिक्योरिटी के लिए इतने लोग तैनात कर दिए गए। अब नफरी कम नहीं है, अब सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, अब सब कुछ, सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ये है वो खून जो मैं चाहती हूँ कि वो रायगा ना जाए। अभी हम लोग जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मुसलसल फायर्स की यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। अब ये एरियल फायरिंग है या टारगेट फायरिंग है, ये कुछ मुझे तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये जो है शरगोट है और ये इस बात की गवाही दे रही है ये बात कि यहाँ पे वेपन मौजूद है इस एरिया में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, क्रिमिनल एलिमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो अभी तक जब इतने दिन गुजर गए स्थानियों के, उसके बाद भी यहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो उसकी वजूहात क्या है? क्या अभी तक काम इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी फोर्सेस का, क्या वो शुरू नहीं हुआ, या क्या इधर काम करना मुश्किल है, क्या ये इम्पॉसिबल है? अभी भी देखें आवाज़ है और ये कंटिन्यूसली आ रही है। तो हमें इस जगह से जल्द से जल्द निकलना है। आराम से पुलिस बैठी है, उनको नहीं समझ में आता ही। सानेहा सफूरा के तमाम मुतासरीन अल अजहर गार्डन के रिहायशी थे। तकरीबन तमाम हलाक होने वालों को सखी हसन कब्रिस्तान में दफन किया गया, मगर तफ्तीश आज भी मुस्तैदी से की जा रही है। इसी तफ्तीश के नतीजे में तकरीबन 8 अफराद गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वाले में मुल्जिम साद अजीज, ताहिर, अजहर और सादिया जलील शामिल हैं। मुल्जिमान से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकिशाफात सामने आए हैं। मारूफ समाजी शख्सियत सबीन महमूद को भी कत्ल किया। हिट लिस्ट में मजीद समाजी, सियासी और सहाफ़ी शख्सियत शामिल थी। बस पर हमले के लिए 12 मई का दिन चुना गया। 5 दिन तक बस के आने और जाने वाले रूट की रेकी की गई। 12 मई को दीगर अरकान की ताखीर से आमद पर प्लान मुलतवी किया गया।
और 13 मई की तारीख का इंतखाब किया गया। मुल्जिमान शिनवारी होटल से कोयटा टाउन और फिर हमले की जगह पर पहुंचे। वारदात के बाद मुल्जिमान गवालियर सोसाइटी की जानिब फरार हुए। यहाँ एक बात काबिले जिक्र है कि मुल्जिमा सादिया मुल्जिम ताहिर की बीवी है और सादिया की निशानदेही पर उसके घर से हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा और कम्युनिकेशन के दूसरे सामान भी बरामद हुए। हसास इदारों ने मुल्जिमान की आमदोरफ्त की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुल्जिमान को आते और हमले के बाद वापस जाते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नादरा और एक्साइज ने भी मदद की। इन दहशतगर्दों के मजीद इंकशाफात और दहशतगर्दी की वजूहात जानने के लिए हम CTD के इंचार्ज राजा उमर खिताब के पास गए। तो आईडीए छोड़े हुए 4 साल हो गए थे। इसकी कुछ दोस्तियां डेवलप हुई उन ग्रुप से जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे। सफूरा पर मुल्क भर की अहम शख्सियात के मुजम्मती बयानात सामने आए, जिसमें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, सदर ममनून हुसैन, वजीर आला सिंध और पंजाब, वजीर दाखिला चौधरी निसार और दीगर भी शामिल हैं। इन दहशतगर्दों के मजीद इंकशाफात और दहशतगर्दी की वजूहात जानने के लिए हम CTD के इंचार्ज राजा उमर खिताब के पास गए। जब भी कोई सानिया हो जाता है उसके बाद GIT की रिपोर्ट्स आती रहती हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ भाई इन लोगों का ताल्लुक यहाँ से है, तब पता लगता है। तो उससे पहले क्यों नहीं आप लोगों को पता लग जाती है सारी बातें? उससे पहले पता चलता है या जब वो लोग पकड़े जाते हैं, पता चलते ही तो पकड़े जाते हैं ना। क्राइम के बाद ही क्रिमिनल की एविडेंस मिलती है। जिसने ताहिर मिनाज है, इसका जो लिंक है पहले अलकायदा से था। ये 2 ग्रुप बन के आपस में अलग हो गए। अलग होने के बाद ताहिर ने जो अलग ग्रुप किया, उनके ध्यान में आएगा हम टेररिज्म की कोई ऐसी नई कानून लेके आएँ या ऐसा कुछ बड़ा टेररिज्म करें जिसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। तो उन्होंने फिर इस बस को सिलेक्ट किया, इस रूट को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो गुलशन मेमार में रहते थे, वो रोड क्रॉस करके कार्रवाई करनी थी। तो उनके ध्यान में पूरी प्लानिंग आ गई कि सॉफ्ट टारगेट है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है और हम इसको बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। तो उसको उन्होंने मुकरम। अच्छा, खुद से इन लोगों ने प्लानिंग की? कुछ लोग ऐसे भी थे। अब इनकी जो फर्दर प्लानिंग थी उसके अंदर कुछ टीवी के काफ़ी हाई प्रोफाइल जी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया था कि एक लिस्ट थी जिनके अंदर ये तमाम जर्नलिस्ट के भी नाम थे और फैशन डिज़ाइनर्स के भी नाम थे। तो उसकी वजूहात उन्होंने बताई कि इन लोगों के नाम क्यों इन लोगों ने लिस्ट में डाले? एंकर का तो वो इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक एंकर को मारने से एक इम्पैक्ट जाता है। मीडिया जिस चैनल का भी कोई एंकर इस हादसे का शिकार खबर बड़ी बनती है। फिर उसके पीछे उसके बाद हम पॉम्फलेट फेंकते तो बताते कि आपकी ये बात से हमें इख्तलाफ था, जिसकी वजह से हमने ये किया। तो उस बात पे बात नहीं होती। इस तरह फ्रेश जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं उनमें कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया था कि उनके ज़रिए वो कुछ इस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं या इस तरह कपड़े सी रहे हैं तो जो सोसाइटी में थोड़ी वर्गैलिटी लेके आ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम उनको मारते हैं, उन पर पॉम्फलेट फेंकते तो वो भी इस काम से दूर हो जाते। इस तरह शमीम महमूद का जो वो एक लिबरल थी या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, उससे उनका इख्तलाफ था, इसलिए उन्होंने उनको टारगेट किया ताकि वो बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका स्पेशल और वो इस चीज़ से दूर हो। अब जो आप लोगों ने रिपोर्ट बनाई होगी उसके अंदर जितना भी असलहा रिकवर हुआ या इन लोगों की जितनी भी ट्रेनिंग हुई थी, तो उसका पता चला कि कहाँ से इन लोगों ने असलहे को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ली और ये असलहा आया कहाँ से? कराची के अंदर सबका जिहादी बैकग्राउंड है। वज़ीरिस्तान जा चुके हैं, इनका जो अमीर है वो भी जा चुका है। और पिस्टल चलाने के लिए तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, एक्सप्लोजिव की एक्सपर्टीज़ होती है जो जाके बहुत मुश्किल से हासिल होती है। बाकी वेपन चलाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि पिस्टल चलाना। फिर इतने लोगों को मार चुके हैं तो उनका वैसे ही। तो इनके पास आया कहाँ से वेपन? क्या इन लोगों का लाइसेंस वेपन था? या ये जो इसमें अहम बात ये है कि जो वेपन इस कराची में खास तौर पर यूज़ हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर इस वक्त लाइसेंस वेपन है, क्योंकि जो भी बाहर से वेपन आता है ना वो इम्पोर्ट होता है। स्मगलिंग खासतौर पर पिस्टल्स वगैरह की मेरे रिकॉर्ड पर नहीं है, कोई बहुत बड़ी होती है। उसके पीछे कोई ना कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर है और एक लाइसेंस बनवाया आपने, उस पे से आपने जाके वेपन मार्केट से अच्छा पिस्टल। तो वो लाइसेंस वेपन था? हमारे पास लाइसेंस रिकवर्ड नहीं है, लेकिन वो वेपन लाइसेंस वेपन मुझे मालूम होता है अभी तक। अच्छा, ये अगर हम पर्टिकुलरली इन क्रिमिनल्स की बात करें, इन टेररिस्ट के अपने कैरेक्टर्स की बात करें तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे। लाइक एक जो थे वो बाकायदा इंजीनियर था, एक जो था वो IBA से BBA कर रहा था, एक ने मास्टर्स किया हुआ था इस्लामिक स्टडीज़ में। तो इस तरह के बैकग्राउंड में, और अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन इंसान को अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाती है। तो ये हमारा माशरा किस दौराहे की तरफ जा रहा है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी शऊर नहीं आया और अपनी ज़िंदगियों के साथ इतना बड़ा खेल खेल लिया इन लोगों ने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सोसाइटी के लिए भी है। हम तो ज़रा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पुलिस अफसर हैं, हम तो ये इस पर किसी और एंगल से सोच सकते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक बच्चा जो मदरसे से तालीम हासिल कर रहा है,
और एक बच्चा जो बहुत आला यूनिवर्सिटी से हासिल तालीम हासिल कर एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कर रहा है, आखिर वो कौन सा ऐसा जॉइंट पॉइंट है, जो जंक्शन है जहाँ जाके दोनों का एक ही रूट बन जाता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जो डिबेटेबल है और जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जब तक हम चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे ये नहीं होगा। लेकिन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मुझे नज़र आई है, वो है फैमिली। हर बंदे की एक फैमिली है, एक अपना घर है, एक अपनी दुनिया होती है। आखिर उस दुनिया में उसको कौन सी ऐसी बेआरामी मिली, या ऐसा कौन सा उसको प्रोजेक्शन मिली, या उसको कौन सा ऐसी प्रोवोक किया किसी ने कि वो उस तरह चल पड़ा। मिसाल पर एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, ज़ाहिर है वो 8-10 बच्चे होते हैं घर में, या 1-2 बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेज देते हैं। वो अपनी गुर्बत से भी हो सकता है भेजते हों, वो हो सकता है मजहबी रुझान की वजह से किसी वजह से भेज सकते हैं। एक आला तालीम याफ्ता एक मजहबी तालीम लेना एक हर मुसलमान के लिए लाजमी है। फिर वो बच्चा चलो समझा कि गरीब का था, वो चला गया इस तरफ। एक बच्चा जो BBA से पढ़ रहा है, IBA से पढ़ रहा है, BBA कर रहा है, वहाँ से वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके घर के माहौल में ऐसी क्या बात थी, तो ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसी गलती कोताही या घर से कोई ऐसी दूरी है जो बच्चों को इस तरफ तवज्जो दे रही है। और फाइनेंस कौन करता था इन्हें? फाइनेंस का इसमें इस तरह कि इनको अलकायदा की तरफ फंडिंग आती थी और वो इनको फंड देते थे, और इनके पीछे क्योंकि इनका लिंक जाके हेलमंद से बनता है, और हेलमंद में हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है उसके काफ़ी मजबूत टेक्निकल्स वहाँ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है रॉ के थ्रू। तो ये मुमकिन तौर पर हमें लगता है यही है कि हमारे पास काफ़ी एविडेंस आ गई है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि इसमें पिछले एंड पे कहीं ना कहीं रॉ इन्वॉल्व है। CTD के इंचार्ज से तफसीली बातचीत काफी मजबूत रही। एक सवाल ये उठा कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। सानिया सफूरा और सबीन महमूद के केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि साद अजीज था, जो कि IBA का स्टूडेंट भी रहा है, और डॉक्टर हुमा बकाई जो कि एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं और IBA में फरोग तालीम के फ़राइज़ भी अदा कर रही हैं, वो साद अजीज के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर काफ़ी हैरान कुन भी थी। तो IBA छोड़े हुए 4 साल हो गए थे, और उसके बाद हमें अब पता चल रहा है, अब इशारे मिल रहे हैं कि ये कुछ जगह बैठता उठता था, कहीं ऐसी जगह पे निश्चित में बैठता था जहाँ ये रेडिकलाइजेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हो सकती थी। इसकी कुछ दोस्तियाँ डेवलप हुई उन ग्रुप से जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और फिर मेरा ख्याल है कि इस तरफ राग़िब हुआ, क्योंकि देखिए ये माशरे के जिस हिस्से से भी ये बच्चा बिलोंग करता है ना, वालिद अच्छी मल्टीनेशनल पे नौकरी पे थे, इनका रेस्टोरेंट का वालिद का बिजनेस है। दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ और CTD की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हमने रुख किया उन सहाफ़ी हजरात का जिनकी अपनी तहकीक और रिपोर्ट्स होती हैं, जो सच्चाई बिला खौफ खतर बयान करते हैं। मुल्ज़िमान ने उस पॉइंट पर एक दिन पहले भी रेकी की थी। अच्छा। और उस पॉइंट की वो गुज़िश्ता 15-16 दिनों से मुसलसल वो रेकी कर रहे थे। उन्होंने वो पूरी 2-2.5 किलोमीटर की जो पट्टी है उन्होंने उसको पूरा ऑब्जर्व किया हुआ था कि कहाँ कहाँ जाकर सिक्योरिटी लोग से उनको कहाँ मिलेंगे। जहाँ पर उनको सिक्योरिटी लोग नज़र आया वहाँ उन्होंने वो कहा कि भाई यहाँ हम वारदात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का आना जाना बिल्कुल नहीं होता। वो पट्टी ऐसी है कि वहाँ पर रात में शाज़ो नादिर या दिन में कभी शाज़ो नादिर वहाँ से पुलिस के मोबाइल गुजरे तो गुजरे, वरना उसके अलावा बेबान इलाका है, क्योंकि वहाँ से गुजर भी नहीं होता ना, लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि कोई गुजर है। लेकिन उनका जो अल अज़हर गार्डन में रह रहे हैं या थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, बस थोड़े से घर बने हैं। ऑन दैट डे कुछ इनके आपस में कुछ मामला ऐसे हो गए थे कि जो इनका आपस में फटा शुरू हो गया था कि इन्होंने इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से, क्योंकि ये ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा था बच्चों को नहीं मारेंगे। अच्छा, जब भी कुछ बच्चे बच गए थे उस बस के, इन्होंने कहा था कि बच्चों को नहीं मारेंगे। तो इसमें मुल्ज़िम ताहिर था, उसका कहना था कि नहीं, सबको मारा जाएगा। साद अजीज का और मुल्ज़िम ताहिर का इस बात पे फटा डिस्प्यूट था कि बच्चों को नहीं मारा जाएगा। इसी वजह से ये चीजें डिले हो रही थी, फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी उन लोगों से कि वो आपस में लड़ रहे थे इन चीज़ों पे। इसी चीज़ों पे इन लोगों को पहले भी फटा रहा है। कराची के अंदर हमने जो गुज़िश्ता अरसे के दौरान देखा है कि मुख्तलिफ स्कूल्स पर जो क्रैकर अटैक किए जाते रहे हैं, उसके अंदर भी यही ग्रुप इन्वॉल्व था। लेकिन इस ग्रुप का तरीका वारदात ये था, इस पर भी ताहिर का और साद अजीज़ का और उनके साथ में दूसरे लड़के हैं ताहिर मनास, उन सबका यही डिस्प्यूट रहता था कि साद अजीज़ और उसके साथ 1-2 लड़के और थे, वो इन्हें कहते थे कि जी हमने सिर्फ हैरेसमेंट क्रिएट करनी है, बच्चों को नहीं मारना, जान नहीं लेनी, सिर्फ दहशत फैलानी। ताहिर का और उसके साथ 2 लड़के और हैं, उनका ये था कि स्कूल के अंदर क्रैकर फेंके जाए ताकि बच्चों को लगे, फिर उनके पेरेंट्स और इस शहर के अंदर सिचुएशन ऐसी कियास की सिचुएशन क्रिएट की जाए कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबराएं। उसके घर वालों ने उसके अगवा की FIR दर्ज करवाई थी डिफेंस थाने। अच्छा, ये बात तो अभी तक किसी को पता नहीं थी। उसमें ये हुआ था कि वो अपने घर वालों को बताकर, वो सरसेज यूनिवर्सिटी में उन दिनों में पढ़ा करता था, वो अपने घर वालों को कहकर गया था कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं रात को वहीं ठहरूंगा, उसके बाद मैं सुबह
वहाँ से यूनिवर्सिटी चले आऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गया था। तो गुज़श्ता 2-2.5 साल के अंदर उसी तरह गायब रहा। फिर वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया था कराची के अंदर, जो खामोशी से सेक्टेरियन किलिंग की वारदातें करते थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को टारगेट अच्छा, जो ये गायब हुआ था साद अजीज़, तो ये अपने दोस्त के साथ नहीं वज़ीरिस्तान तो नहीं निकला था? ये लोग ट्रेनिंग पे चले गए और जब वो 2012 में वो गायब हुआ, उसके बाद 2015 में ये फिर गिरफ्तार हुआ। इसके दरमियान ये कहाँ रहा, इसने क्या क्या वारदातें की, उसमें ये सामने आई कि कम से कम 40 पुलिस एहलकार इनके ग्रुप के लोगों ने टारगेट किए हैं। कराची, हैदराबाद, सक्कर में और हैदराबाद में उन्होंने भोरी कम्युनिटी को भी निशाना बनाया। तो ये लोग खुद ट्रैवल करके जाते थे सक्कर और इनके साथ के लोग थे। अच्छा, इन्हें यानी इनका ग्रुप सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि वो हैदराबाद और सक्कर और इंटीरियर में भी काम कर रहा है। के मुताबिक उनके पास जो रिकॉर्ड है उसमें ये बताया गया कि इनका ग्रुप 35 से 40 अफराद की मुश्किल है और सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें ताहिर मिन्हाज की अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो वो मिडिल पास है, लेकिन उसने मदरसे में तालीम हासिल की। 1996 या 1998 इन्होंने एक आलिम दीन का मर्डर किया था हैदराबाद में। उस केस में ताहिर मिन्हाज, उसका वालिद और उसका भाई, ये तीनों गिरफ्तार होकर जेल में चले गए थे। और उस केस में 10 साल के बाद इन 2007 ताहिर मिन्हाज जमानत पर रिहा हुआ था, रिलीज़ हुआ था। फिर उसके बाद आने के बाद इसने अपने ग्रुप की तश्कील दी, फिर इन लोगों को सबको इसने साथ लिया, फिर सेक्टेरियन किस्म की उसने वारदातें की पूरे सूबा सिंध में भी, पंजाब में भी, इवन दो के KPK में भी जाकर उसने वारदातें की। जब शीर जिना कॉलोनी में और वहाँ पर सोराब रोड पे अलकायदा के बड़े सगीर के कमांडर्स को टारगेट किया गया, हिट किया गया, इनको इनकाउंटर में ये लोग मारे गए। उसके चंद दिनों के बाद डॉक्टर डेबरा लोगों पर शहीद मिल्लत रोड पर फिरोजाबाद थाने के इलाके में उन पर गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग करने वालों ने उन पर शॉट उन्होंने 2 गर्दन पर उनको शॉट मारे, लेकिन साथ में वो एक लेटर भी फेंक कर गए थे जिसमें उन्होंने अपना ताल्लुक किसी तंजीम के नाम के बजाय उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस मुल्क पे जो अस्करी पसंदी है हम उसको फ़रोग देंगे, हम लोग अमेरिकन पॉलिसीज़ को, हुकूमत की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया। साथ में उन्होंने अलकायदा और तालिबान के लोगों के साथ अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर करते हुए ये कहा कि कराची में हमारे जो लोग टारगेट किए गए हम उनका भी बदला लेंगे। ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर दाइश का ग्रुप एक्टिवेट करना चाह रहे थे। जिस तरीके से हम दाइश को देखते हैं कि दाइश बड़े पैमाने पर ब्लड शेड करती है, बिल्कुल वही ट्रेंड सेट किया था, वही ट्रेंड सेट करने वाले थे। अगर ये ग्रुप नहीं पकड़ा जाता तो खुदा न खास्ता इन फ्यूचर कराची में उससे बड़े वाक़यात आते। TTF फाउंडेशन में जो सबीन महमूद को मारने का इन्होंने क्यों प्लान किया था, उसकी प्लानिंग ये थी कि सबीन महमूद ने एक जमात के खिलाफ, उनके खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया था 2 तलवार पर और 3 तलवार पर, जिसमें उसने उनके पॉलिसीज़ पर उसने कहते हुए कहा कि भाई ये लोग इस्लाम के और इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर ये लोग इस्लाम के लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं फलान। वो तो एक ब्रॉड माइंड उसके साथ चल रही थी वो। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उस तंजीम के ख़िलाफ़ क्यों किया, उस माइंड सेट के ख़िलाफ़ इसने वो मुजाहरा क्यों किया, तो उसकी बुनियाद पर साद अजीज़ ने उसको टारगेट करवाया था और उसको कत्ल करने वाले अफराद में साद अजीज़ और ताहिर शामिल थे। ये देखिए उधर से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है मेरे ख्याल से उधर, इस जगह को मस्मार कर रहे हैं। अब हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जो कराची में दहशतगर्दों की सबसे बड़ी आमाजगाह तस्वुर किया जाता था। मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सबसे खतरनाक तरीन इलाके में शुमार होता है, जहां दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। मुआविनकार और सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तला भी मौजूद है। पुलिस टीम यहाँ पे उतरी है और जगह को घेरे में ले रहे हैं। अभी चूँकि ये कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह अनऑथराइज घर बने हुए हैं, ये लीगल नहीं होंगे और कच्चे पक्के मकानात हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने ही इसके पहाड़ी भी है, पहाड़ी का रास्ता जा रहा है यहाँ से, बिल्कुल चढ़ाई है। यहाँ पे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि भारी नफरी यहाँ पे पुलिस की मौजूद है। तकरीबन 100-150 के करीब तो पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद होंगे और ये कोई आम पुलिस एहलकार नहीं बल्कि पुलिस कमांडोज़ हैं। और ऑपरेशन को जो लीड कर रहे हैं अफसर वो आगे गए हैं। अभी लोगों ने अपने चेहरे तक छुपाए हुए हैं। हमें आगे जाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए हम लोग इधर ही हैं। फायरिंग कभी भी हो सकती है यहाँ।
अच्छा, आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर जाके इन्होंने अपने मोर्चे बनाए हैं। हमेशा ये कहते हैं किसी भी जंग हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, तो ऊंचाई की जगह जो होती है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है। अगर आप ऊंचाई पे होते हैं तो आपके पास जीतने का मार्जिन ज़्यादा होता है। और होता यही था कि जैसे ही यहाँ से पुलिस जाती थी कार्रवाइयाँ करने, टारगेटेड ऑपरेशंस करने, तो ऊपर से डायरेक्टली फायर करते थे, क्योंकि उनके पास विजन बहुत क्लियर होता था। उनको पता होता था कितनी नफरी आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, और वो उनको उधर से ही टारगेट कर सकते हैं। इनके पास बाकायदा स्नाइपर शूटर्स भी होते थे जो कि बाकायदा एक चुन चुन के पुलिस वालों को मारा करते थे। फिलहाल घर घर तलाशी लेके जो है घरों में से जो नौजवान लड़के हैं उनको निकाला जा रहा है, शायद इसलिए कि उनसे जगह ढूंढवाएंगे, पॉइंट आउट करवाएंगे। और अभी देखें कि एक और नौजवान को लेकर गए हैं। तो देखिए इस घर को भी चेक किया जा रहा है कि अगर यहाँ पे नौजवान लड़के मौजूद हैं तो उनको निकालेंगे घर से बाहर। टीटीपी का दफ्तर है। अच्छा। यहाँ पे जितने अड़ोस पड़ोस में हैं, हमें पता चला है कि वो इन घरों में छुप गए हैं। अच्छा, ये लोग पनाह भी देते होंगे। ये पनाह दे रहे हैं ना, ये अड़ोस पर, ये ऊपर टीटीपी का दफ्तर है। उसको इंशाल्लाह भी तोड़ेंगे। सिर्फ उनके लड़के भाग के इन घरों में घुस गए हैं। अच्छा, तो उनको हम लेकर निकाल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी दी है कि जो टीटीपी का चूँकि यहाँ पे दफ्तर मौजूद है, तो उनके एहलकार हो सकता है कि इन घरों में छुपे हुए हो। तो घरों के अंदर जितने नौजवान लड़के हैं और मर्द हजरात हैं उनको निकाला जा रहा है, सिर्फ इस शक की बिना पे कि उनका भी ताल्लुक टीटीपी से हो सकता है। ये देखिए उधर से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है मेरे ख्याल से उधर। हम लोग काफ़ी दूर हैं लोकेशन से और उसकी वजह यही है कि बहुत ख़तरा है आगे। वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई है। वो देखिए पुलिस एहलकार जो है वो इधर मूव कर रहे हैं और ये मीडिया कवरेज वाली भी हैं, जो कैमरामैन वहाँ मौजूद हैं वो भी मूव कर रहे हैं इधर। एक और नौजवान लड़के को वो लोग लेकर आ रहे हैं घर के अंदर से, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि ये टीटीपी के जितने एहलकार हैं वो घरों के अंदर छुपे हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा भी टीटीपी के एहलकार हो सकते हैं। और अभी चूँकि मुसलसल वहाँ से फायरिंग हो रही थी, तो इसलिए हम थोड़ा दीवार का सहारा लेके इधर खड़े हुए हैं ताकि हमें थोड़ा सा शेल्टर मिले, क्योंकि हमारे पास तो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पैकेट है नहीं, और ऊपर से डायरेक्टली अगर वो टारगेट करे तो हम टारगेट बन सकते हैं बहुत ईजीली। बराबर वाले घर के अंदर ये पुलिस वाले जो हैं वो कूद के गए हैं। ये देखिए इस घर में भी ताला लगा हुआ है। ये घर चेक किए, ये देखिए ताला लगा हुआ है। आजा इसका ताला तोड़ो। इस घर का ताला तोड़ेंगे क्योंकि जंग लगा हुआ है। हो सकता है कि छत के ऊपर से जाते हो और वो लोग इसके अंदर जाके बैठ जाते हो। थोड़ी लेके आ जल्दी फौरन। चढ़ने के रास्तों पर भी कांटे लगाए हुए खारदार, और इसकी वजह यही है ताकि कोई इनके घर के ऊपर चढ़ ना सके। ये देखिए ये दरख्त है, दरख्त के ऊपर भी कांटे लगाए हैं, उसको हटाया जा रहा है। अब छत पे जो कमरा बनाया है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मोर्चा है। ओह, ये देखें ये कमरा है, अभी फ़िलहाल तो ये खाली है। अच्छा, इसके अंदर भी छुपते हैं। पानी का टैंक भी चेक किया है। आए, ये खाली मकान था जिसके तालों में भी जंग लगा हुआ था। इधर आए, ये देखिए ये सहन है, और सहन से आप देख रहे होंगे ये छतों से। हाँ, अभी निकल गए, अभी निकले हैं। अच्छा, आने से पहले अच्छा कुछ लोग निकल गए। अच्छा, ये दिखाएं इन्हें। मैं बताता हूँ। अभी निकले हैं ये यहाँ से, ये कह रहे हैं पुलिस एहलकार, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कमरे बिल्कुल साफ़ सुथरे यहाँ पे पड़े हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा देर से खाली होता है तो इतने साफ़ सुथरे कमरे होते नहीं। देखिए पुलिस एहलकार कितनी मेहनत से अभी पहले छत पे चढ़े थे और अब नीचे आ रहे हैं, और इनका कहना यह है कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जो कि फ़रार हो गए हैं। फ़रार होने का बहुत ईजी वे ये है कि छतों से दूसरे की छत पे कूदना बहुत आसान है। छतों से छतों पे कूद के ये निकल जाते हैं, दूसरी जगह भाग जाते हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम भी इस जगह से निकलेंगे। अच्छा, कौन सा वाला दफ्तर आप बता रहे थे? ये टीटीपी का दफ्तर है। अच्छा, सुल्तानाबाद का बहुत पुराना दफ्तर है। अच्छा अच्छा, आबिद मुच्छड़ ने ये बनाया था। अच्छा, आबिद मुच्छड़ कौन है? आबिद मुच्छड़ टीटीपी का कमांडर था यहाँ का। अच्छा, जो कि पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, और आबिद छोटू भी मारा जा चुका है। ये बहुत पुराना दफ्तर है इनका। अच्छा, टीटीपी का ये दफ्तर जो मंगो पीर का आबिद मुच्छड़ के नाम से एक जो टीटीपी का यहाँ का लीडर था उसका ये अड्डा था, तो वहाँ हम जा रहे हैं। अभी बकाया जो लोग हैं वो इसमें काम कर रहे थे, हमारे SHO साहब ने काउंटर किया हुआ है। ये दफ्तर है इनका टीटीपी वालों का। अच्छा, ये है वो? हाँ, ये है वो जगह, ये देखते हैं आप। अभी किराया है कुछ,
कुछ गिरा रहे हैं। अच्छा, ये आप एक मिनट आप इधर आ जाएं ताकि ये शुरू करें। आप गिरवा दें। अच्छा, इस जगह को मस्मार किया जा रहा है क्योंकि बाकायदा ये चौकी एक बनी हुई है और आपने देखा कि आबिद मच्छर के नाम से जो टीटीपी के यहाँ के लीडर थे उनकी ये जगह थी। अब इस जगह को मस्मार कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए कुछ नौजवान हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। अब कुछ को शायद इधर से किया होगा, कुछ को दूसरे घरों से तलाशी कर रहे थे वहाँ से किया होगा। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा इनमें से कितने लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। और होता यही है कि जो करीब करीब के रहायशी होते हैं उनकी सपोर्ट हासिल होती है इस तरह के ग्रुप्स को, अदरवाइज़ ये सर्वाइव ना कर पाएँ। और कुछ का जो इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग होते हैं वो अपना होल्ड भी रखते हैं, अपना डर भी बिठा के रखते हैं वहाँ के रिहायशियों पे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते थे वो खौफजदा हो, लोगों को बता नहीं पाते हों और उनके प्रेशर के अंडर रहते हो, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग यहाँ पे होल्ड जिनका था। मंगो पीर का इलाका, पहाड़ी सिलसिला यहाँ पे मौजूद है। लैंड ग्रैबर्स का यहाँ पे काफ़ी होल्ड था। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। जगह जगह उनके ऑफिस थे। उनमें से एक ऑफिस आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो काफ़ी अरसे से एक्टिव था और यहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की इब्तिदा हुई। तो आप देख रहे हैं अभी कि जो लीडर्स थे वो तो पुलिस मुकाबले में आज से कुछ साल पहले हलाक हो गए, लेकिन उनके जो कारिंदे थे वो अभी तक एक्टिव थे और उनकी तहरीक-ए-तालिबान की कार्रवाइयाँ उनकी बागडोर संभाल रहे थे। तो उन लोगों के पीछे ये पुलिस का ये ऑपरेशन हुआ है, क्लीन अप ऑपरेशन है और ये अक्सर होते रहते हैं ताकि दोबारा से उन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की शुरुआत ना हो। फायर 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 की आवाज़ आई है पीछे। ये फायर किसका था? ये कोई बंदे भाग रहे हैं तो उसको हवाई फायर किया रोकने के लिए। यहाँ देखिए कि हम थोड़ा सा छुप जाते हैं क्योंकि यहाँ से सामने से ही फायरिंग हो रही है और ये SHO मंगू पीर हैं हमारे साथ और इन्होंने ये बताया कि कुछ लोग भाग रहे थे तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे हवाई फायर पुलिस ने किया। अच्छा, मुझे बताइए कि आए दिन यहाँ पे कितने ऑपरेशन होते रहते हैं? वक्तन वक्तन जब भी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है तो हम ऑपरेशन करते रहते हैं यहाँ। अच्छा। और इसमें मेरा ख्याल है कोई साल में हमने 15-20 ऑपरेशन किए हैं। अच्छा, ये अड्डा जो अभी आप बता रहे हैं ऑफिस है तहरीक-ए-तालिबान का, ये पहले भी यहाँ पे आके आप लोगों ने ऑपरेशन किए? हमने बिल्कुल पहले भी यहाँ इस पहाड़ी पे 2-3 दफ़ा ऑपरेशन किए हैं। तो अब इनकी रेट जब कमज़ोर हुई है और ये ख़त्म हो चुके हैं तो ये पुराना इनका दफ्तर था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी क्योंकि दफ्तर तो ये खाली था, कोई बंदा नहीं था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मशीनरी का पहुँचना बहुत मुश्किल है, मशीनरी का पहुँचना नामुमकिन है। तो इस पे हमें कुछ 2-4 दिन पहले इतला मिली कि इसको रीओपन करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर हाँ प्लानिंग में था, सोर्स रिपोर्ट थी कि इसको दोबारा ये रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे हमने आज इस इलाके का भी सर्च ऑपरेशन किया है। जो सस्पेक्ट हमने तकरीबन ये 20-25 आदमी आपके सामने ये हमने गिरफ़्तार किए हैं। उनके साथ हमने कुछ लोग ऐसे गिरफ़्तार किए हैं जिनके पोजीशन से हमें लिटरेचर और ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं जिनको वो शहीद कहते हैं उनकी तस्वीरें, प्लस हमें 3-4 कंप्यूटर मिले हैं जो हम आपको अभी दिखाते हैं। अच्छा, ये जो ये गिरफ्तार हुए इनके पास से हाँ, वो नीचे गाड़ी में हमने रखवाए हैं। तो 3-4 कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है जिसमें USB है। इनमें उन्होंने ये मवाद फैलाने की, यहाँ इनकी दुकानें हैं नीचे मार्केट में, इन्होंने ये फैलाने की कोशिश की है कि उस USB में क्या है? उस USB में ये है कि इन्होंने पश्तो में गाने भरे हैं जिसमें ये जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं इनको वो शहीद कह रहे हैं। नाज़रीन, अभी हम लोग घर की तरफ ही निकल रहे थे, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पे थाने की तरफ हम निकल रहे थे कि हमारे ऊपर पथराव शुरू हो गया अचानक बड़े बड़े पत्थरों से और ये देखे गाड़ी का शीशा टूट गया, यहाँ पे इतना बड़ा डेंट आ गया। हम लोग अपनी जान बचाते हुए अभी भागे, कैमरे वैमरे हम लोगों ने पैक कर दिए थे वरना ये हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा सकते हैं कि हमारे ऊपर
बाकायदा हमला हुआ था, जबकि हमारे पीछे पुलिस भी है। तहरीक तालिबान से जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी शमूलियत है इन लोगों के साथ, उन लोगों ने हम पे ये देखिए किस तरीके से छुप छुपा के हमला किया। हमारी जान को खतरा था अभी, लेकिन अभी हम जान बचाते हुए गलियों से, छोटी छोटी पतली गलियों से निकलते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान काफी अरसे से हालत जंग में है। सैकड़ों फौजी जवानों के लहू ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को कायम रखा और शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें जल्द इन हालात से बाहर निकाले और मुल्क को तरक्की शादमानी नसीब करे। आमीन।